गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अर्चना आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइट पर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। International organizations spanning across the globe with their scope and presence hold a significant place in world affairs. These organizations take care of a wide range of issues that transcend global boundaries and local laws. तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पूरी दुनिया में फैली हुई हैं और वो उन सभी इश्यूज़ उन सभी अफेयर्स पर वर्क करती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं आते, अर्थात जिनका रिश्ता या जिनका रिलेशन जिन इश्यूज़ का रिलेशन एक से ज़्यादा देशों से संबंधित हो। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्या है? International organizations provide a common platform wherein representatives from different parts of the world can discuss and evolve solutions for contemporary issues. तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये सभी देशों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ पर कि किसी भी देश के रिप्रेजेंटेटिव आकर अपने इश्यूज़ को अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन। तो चलिए हम यूएन के बारे में पढ़ लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस और यूएन। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट, यूएन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जैसा कि हम जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में यूएन को एस्टेब्लिश किया गया था। इट वाज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो यूएन है ये लीग ऑफ नेशन की सक्सेसर है, मतलब लीग ऑफ नेशन को चेंज करके यूएन बनाया गया। अब क्योंकि लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने में कामयाब नहीं रही थी, इसलिए पूरी दुनिया को अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ी जो कि लीग ऑफ नेशन से ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिसके डिसीजंस ऐसे हों जो पूरी दुनिया मान सके। इसलिए यूएन की शुरुआत हुई या कहें कि यूएन का निर्माण हुआ। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड एजेंसीज ऑफ यूएन, फॉर एग्जाम्पल WHO, UNHCR, UNDP एट्सेट्रा। तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी यूएन, इसकी अपनी भी छोटी छोटी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि यूएन को हेल्प करती हैं पूरी दुनिया के इश्यूज सॉल्व करने में। जैसे WHO है, UNHCR है, UNDP है, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि यूएन के लिए हेल्पफुल हैं। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स and that is UK, USA, Russia, France and China, and other non-permanent members who are elected after every 2 years. तो जैसा कि हम जानते हैं यूएन की सबसे पावरफुल एजेंसी या कहें यूएन की सबसे पावरफुल ब्रांच जो है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो हैं UK, USA, रशिया, फ्रांस और चाइना। इसके अलावा बहुत से नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं यूएन के जिन्हें कि हर 2 साल बाद इलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ही पढ़ लेते हैं। द यूएन चार्टर एस्टेब्लिश्ड 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। सिक्योरिटी काउंसिल इज़ वन ऑफ देम। इट गिव्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो अपने यूएन का जब चार्टर साइन किया गया था तो उस वक्त इसके 6 मेन ऑर्गन्स बनाए गए थे यूएन के, और उनमें से सिक्योरिटी काउंसिल भी एक है, जिससे जो यूएन का प्राइमरी वर्क है या कहें जो प्राइमरी टास्क है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, वो जिम्मेदारी सिक्योरिटी काउंसिल को दी गई थी। व्हेन अ कंप्लेंट कंसर्निंग अ थ्रेट टू पीस इज़ ब्रॉट बिफोर इट, द काउंसिल में जब भी कोई ऐसा हमें लगता है कि ऐसा कोई थ्रेट आ रहा है, कोई ऐसा एक डर आ रहा है जिससे हमें लगे कि दुनिया में की जो शांति है वो भंग हो सकती है, तो ऐसे में कुछ स्टेप्स है जो सिक्योरिटी काउंसिल उठा सकती है। तो स्टेप कौन से हैं? सबसे पहले सेट फोर्थ प्रिंसिपल्स फॉर सच एन एग्रीमेंट। सबसे पहले वो याद दिलाती हैं उन कंट्रीज़ को कि जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है यूएन का वो क्या है। मतलब वो बाकी कंट्रीज़ को ये एक रिमाइंड कराती हैं कि आपने
पूरी वर्ल्ड में पीस बनाने के लिए यूएन का चार्टर साइन किया है, यूएन में आपने सिग्नेचर किए हैं और ये एग्रीमेंट जो आपने साइन किया है अब आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन एंड मेडिएशन इन सम केसेस। अगर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि किसी केस में इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या एक मीडिएशन की ज़रूरत है, बीच में एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत है, तो वो ये काम भी करती है। नेक्स्ट है अपॉइंट स्पेशल एनवॉयज़। कई बार वो इसके लिए कुछ स्पेशल एनवॉयज़ भी नियुक्त करती हैं। नेक्स्ट है डिस्पैच अ मिशन। कई बार ऐसा भी होता है कि जब सिचुएशन लगता है कि सिक्योरिटी काउंसिल को कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है, तो ऐसे में वो किसी मिशन को भी वहाँ पर भेज देती हैं। रिक्वेस्ट द सिक्योरिटी जनरल to use his good offices to achieve a peaceful settlement of the dispute। और कई बार सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी जनरल से, जो कि हेड ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने अच्छे रिलेशंस का फ़ायदा उठाएं और उस कंट्री को समझाएं और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सभी स्टेप्स के द्वारा भी जब बात नहीं बनती, तो इसके अलावा भी कुछ और कदम हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल उठाती है। वो हैं इशू सीज फायर डायरेक्टिव्स। डायरेक्ट जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सीज फायर का ऑर्डर दे देती है, या फिर डिस्पैच मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो वहाँ पर अपनी मिलिट्री भेज देती है। जैसा कि हम जानते हैं यूएन के पास भी अपनी एक मिलिट्री है, तो वो उन्हें भी वहाँ पर ऑब्जर्वर भेज देती हैं। ऑल्सो यूज़ इन्फोर्समेंट मेजर्स। इसके अलावा वो कुछ और इन्फोर्समेंट मेजर्स भी यूज़ करती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्म्स एम्बार्गोज, फाइनेंशियल पेनल्टीज़ और रेस्ट्रिक्शंस एंड ट्रैवल बैन्स। कई बार वो इनडायरेक्ट इन्फोर्समेंट भी लगाती हैं, जैसे कि उनकी जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं उनको रोक देती है, या फिर वहाँ पर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ लगा देती है उन कंट्रीज़ पर, या फिर वो वहाँ पर ट्रैवल बैन कर देती है। तो इस तरह के और स्टेप्स भी सिक्योरिटी काउंसिल उठाती हैं। सीवरेंस ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। कई बार वो उन कंट्रीज़ के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उन पर भी कदम उठा लेती हैं। ब्लॉकेड। कई बार वो उन कंट्रीज़ को बिल्कुल ब्लॉकेड कर देती हैं, या फिर कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन। कई बार वहाँ पर कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन भी सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा लिया जाता है अगर कोई डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है सिक्योरिटी काउंसिल से ही रिलेटेड है, वीटो पावर। जैसे कि आप जानते ही हैं वीटो पावर बहुत बड़ी पावर है। अ वीटो पावर इज़ अ स्पेशल पावर given to the 5 permanent members, and this power becomes very crucial while passing any law in the security council। जैसा कि हम जानते हैं जो कि वीटो पावर है वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को दी गई है। तो जब भी कोई लॉ पास किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो सभी परमानेंट यानी कि सभी 5 परमानेंट मेंबर्स की उसमें हाँ होनी ज़रूरी है। मतलब सभी 5 परमानेंट मेंबर्स की परमिशन उस लॉ को पास करने के लिए ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक मेंबर भी ना कह देता है या उसके लिए एग्री नहीं होता है तो वो लॉ पास नहीं होता है। तो देख लेते हैं हम एक बार कि किस कंट्री ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कितनी बार किया है। तो जो ये हम आपको डेटा बता रहे हैं ये 1946 से 2017 के बीच का है। तो सबसे पहले यूएसएसआर या रशिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने 107 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। यूएसए ने 79 बार, यूके 29, फ्रांस 16 एंड चाइना 11। तो टोटल इतनी बार ये सारी कंट्रीज़ अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुकी हैं। नाउ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन। तो जो यूएन के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। दे आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। यू ऑल नो दीज वेरी वेल। Other non-permanent members are elected after every 2 years. We have discussed this earlier. India and the UN reforms. India always supported the restructuring of the UN. India supports an increase in the number of both permanent and non-permanent members. It argues that an expanded
काउंसिल विल इंजॉय ग्रेटर सपोर्ट इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। तो इंडिया ने हमेशा ही सपोर्ट किया है कि यूएन को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया जाए और उसके जितने भी परमानेंट मेंबर हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाए, ताकि जो काउंसिल है उसको एक बेहतर सपोर्ट मिल सके वर्ल्ड कम्युनिटी में। इंडिया इट्सेल्फ विशेस टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन। इंडिया खुद भी चाहता है कि उससे एक परमानेंट मेंबर की सीट यूएन में मिल जाए। एज इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और जो इंडिया का दावा है वो गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडियाज़ इकोनॉमिक एमरजेंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज इज़ अनदर फैक्टर दैट जस्टिफाइज इंडियाज़ क्लेम। इसके अलावा जिस तरह से जो इकोनॉमिक एमरजेंस बढ़ रहा है, जो इंडिया का जो दुनिया के स्टेज पर जो इकोनॉमिकली हम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, तो ये भी एक दूसरा रीज़न है कि जो इंडिया क्लेम कर रहा है वो गलत नहीं है। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइन। अब देखते हैं इस लेसन की इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले है अगस्त 1941, साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। देन नेक्स्ट डेट आती है जनवरी 1942, 26 allied nations fighting against the Axis powers meet in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the declaration by United Nations. Third date is December 1943, Tehran Conference, declaration of the three powers USA, Britain and USSR. Next, fourth date, February 1945, Yalta Conference of the Big Three, Franklin D. Roosevelt, Churchill and Joseph V. Stalin decides to organize a United Nations conference on the proposed world organization. Next, fifth is April-May 1945, the second month-long United Nations Conference on International Organization at San Francisco. June 26, 1945, signing of the UN charters by 50 nations. Seventh one is October 15, 1945. Poland signed the UN charter, so the UN has 51 original founding members now. Eighth, October 24th, 1945, the UN was founded. And last one is October 30th, 1945, India joined the UN. Now, UN Secretary Generals. First is Trively, 1946 to 1952, from Norway. He was a lawyer. He worked for ceasefire between India and Pakistan on Kashmir. Second, Dag Hammarskjöld, 1953 to 1961. He was from Sweden. He was an economist and lawyer. He worked for resolving the Suez Canal dispute and the decolonization of Africa. He was awarded Nobel Peace Prize in 1961 for his efforts to settle the Congo crisis. Soviet Union and France criticized his role in Africa. Now third is U Thant, 1961 to 1971, from Burma, Myanmar. He was a teacher and diplomat. He worked for resolving the Cuban Missile Crisis and also ended the Congo crisis. He established the peacekeeping force in Cyprus. Fourth, Kurt Waldheim, 1972 to 1981. He was from Austria. He was a diplomat and foreign minister. He made efforts to resolve the problems of Namibia and Lebanon. Fifth, Xavier Perez de Cuellar, 1982 to 1991, from Peru. He was a lawyer and a diplomat. He mediated between Britain and Argentina after the Falklands War. Sixth, Boutros Ghali, 1992 to 1996, from Egypt. He was a diplomat, jurist and foreign minister. He issued a report, an agenda for peace. Next, seventh, Kofi A. Annan, 1997 to 2006, from Ghana.
He created a global fund to fight AIDS, tuberculosis, and malaria. He established the Peace Building Commission and the Human Rights Council in 2005. He was awarded Nobel Peace Prize in 2001. 8th, Ban Ki-moon 2007 to 2016 from South Korea. He was appointed Secretary General of UN in October 2006. He became the first East Asian to be selected as the Secretary General of UN. 9th, Antonio Guterres 2017 to present from Portugal. He was the Prime Minister of Portugal from 1995 to 2002. He is the first former head of government to become Secretary General and also first Secretary General born after the establishment of the UN. Now UN significant agencies. First, International Monetary Fund (IMF). It consists of 180 members. It oversees financial institutions and regulations. Second, World Bank. It was created in 1944. It works for human development, agriculture, and rural development. It provides loans and grants to developing countries. Third, WTO, World Trade Organization. It sets the rules for global trade. Fourth, IAEA, International Atomic Energy Agency. It was established in 1957. It promotes the peaceful use of nuclear energy. Its team regularly inspect nuclear facilities all over the world. Fifth, Amnesty International. It is an NGO to campaign for the protection of human rights all over the world. Sixth, Human Rights Watch. It is also an NGO for research and advocacy for human rights. Other specialized organizations and agencies. First, FAO, Food and Agriculture Organization. Second, ICAO, International Civil Aviation Organization. Third, IAEA, International Atomic Energy Agency. Fourth, IEAD, International Fund for Agricultural Development. Fifth, IMO, International Maritime Organization. Sixth, IMF, International Monetary Fund. Seventh, ILO, International Labour Organization. Eighth, ITU, International Telecommunication Union. Ninth, UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 10th, UPU, Universal Postal Union. 11th, WBG, World Bank Group. 12th, WIPO, World Intellectual Property Organization. 13th, WHO, World Health Organization. 14th, WMO, World Meteorological Organization. 15th, UNWTO, UN World Tourism Organization. 16th, WTO, World Trade Organization. And 17th, IOM, International Organization for Migration. Now some MCQs of this chapter. Which among the following would give more weightage to India's proposal for permanent member in the Security Council? A. It is located in Asia. B. Nuclear capability. C. India's growing economic power. Or D. All of these. And the correct answer is D. All of these. Second, India became a member of the UN in A. 1942, B. 1945, C. 1947 or D. 1950. And the correct answer is B. 1945. Third,
Who was the first woman president of the UN General Assembly? A. Vijay Lakshmi Pandit, B. Indira Gandhi, C. Sarojini Naidu, or D. None of these. And the correct answer is A. Vijay Lakshmi Pandit. Fourth, the United Nations was not created to take humanity to the heaven, but to save it from the hell. Who made this statement? A. Kofi Annan, B. Mahatma Gandhi, C. Dag Hammarskjöld, or D. Pandit Jawaharlal Nehru. And the correct answer is C. Dag Hammarskjöld. Fifth, who is present Secretary General of the United Nations? A. Ban Ki-moon, B. Kofi A. Annan, C. U Thant, or D. Antonio Guterres. And the correct answer is D. Antonio Guterres. Sixth, how many member states were there in the UN 2006? A. 190, B. 192, C. 200, or D. 210. And the correct answer is 192. Seventh, how many states signed the UN Charter on 20th October 1945? A. 51, B. 55, C. 60, or D. 62. And the correct answer is A. 51. Eighth, how many permanent members does the UN Security Council have? A. 3, B. 4, C. 5, or D. 6. And the correct answer is C. 5. Ninth, when was the World Trade Organization established? A. 1995, B. 1997, C. 1999, or D. 2016. And the correct answer is A. 1995. 10th, how many judges are there in the International Court of Justice? A. 11, B. 12, C. 14, or D. 15. And the correct answer is D. 15. 11th, what is the tenure of the judges of International Court of Justice? A. 7 years, B. 8 years, C. 9 years, or D. 10 years. And the correct option is C. 9 years. 12th, when was San Francisco Conference held? A. April 25, 1945, B. May 25th, 1946, C. June 30th, 1947, or D. April 30th, 1946. And the correct option is A. April 25th, 1945. 13th, which member of the UN is the single largest contribution in the UN? A. USSR, B. India, C. Britain, or D. USA. And the correct answer is D. USA. 14th, which country is a serious contender for permanent member of the Security Council? A. Pakistan, B. India, C. Sri Lanka, or D. Nepal. And the correct answer is B. India. 15th, which organization set rules for international trade? A. WHO, B. WTO, C. ESC, or D. ICJ. And the correct answer is B. WTO. 16th, what is the full form of NGO? A. Non-governmental organization, B. Number of governmental organization, C. Non-geographic organization, or D. No gun and ornaments. And the correct answer is A. Non-governmental organization. 17th, which one of the following is not a permanent member of the UN Security Council? A. Russia, B. India, C. China, or D. France. And the correct answer is B. India. 18th, who is the head of the Security Council? A. President, B. Parliament, C. General Secretary, or D. None of these. And the correct answer is C. General Secretary. 19th, who blocked the second term for Boutros Ghali as Secretary General? A. USA, B. India, C. France, or D. China.
and the correct answer is A, USA. Now 20th, how many members has International Monetary Fund? A 180, B 181, C 183 or D 184? And the correct answer is D 184. Here we have completed our all MCQs of this chapter. I hope you like my video. Please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.